हेलो एंड वेलकम टू ए चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस और किसी भी पीसीएस में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके अलावा यूपीएससी में भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका भी हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसके अलावा पॉलिटी के और भी जैसे यूपी पीसीएस में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे 31 क्वेश्चन का 2 लेक्चर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, उसको देख लीजिए। और पॉलिटी के लक्ष्मीकांत के 2 लेक्चर दिए गए हैं उसको भी देख लीजिए। और उसके अलावा और भी पॉलिटी के यूपीएससी वाले क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है, लेक्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। और ये लेक्चर और 2-3 लेक्चर और होंगे। इतना पॉलिटी अगर पढ़ के चले गए तो पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, बशर्ते आप सही तरीके से पढ़ लें। ठीक है, सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, उसको ज्वाइन करिए और रेगुलर वहाँ पर क्विज होते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है। लोकपाल प्रथम कौन है? तो हमारे देश के प्रथम लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष प्रथम लोकपाल हैं और वर्तमान समय में भी हैं। ओके, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति की गई है। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य का प्रावधान है। तो लोकपाल यहाँ इसको बताने का मकसद ये नहीं कि आप जाने पिनाकी चंद्र घोष जी को, सिर्फ यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। सुझाव पहली बार दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ये देखिए राजस्थान में क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पर चीज़ें क्या है महत्वपूर्ण कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। बाद में 1967 में के हनुमंतैया को प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। आयोग का कार्यकाल 1970 में समाप्त हुआ। ओके, ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है, पूछा गया है क्वेश्चन। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है। एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1809 में स्वीडन में की गई थी। तो ओम्बुड्समैन वाला प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये स्वीडन से लिया गया है, जहाँ पर 1809 में। और इसी का रूप जो भारत में है लोकपाल है। ओके, ठीक है, प्रथम लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष हैं। अब लोकपाल और लोकायुक्त की बात हो रही तो उत्तर प्रदेश की भी हम लोग थोड़ा बात करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस में ही पूछा गया। देख लीजिए 2015 में महाराष्ट्र में लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई। जिस प्रकार से देश के लिए लोकपाल हैं, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर लोकपाल है, वैसे ही राज्य स्तर पर लोकायुक्त। तो पहली बार लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र में हुई। भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र लोकायुक्त और लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत 1971 में की गई थी। ओके, ओडिशा पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त की स्थापना संबंधित विधान मतलब 1970 में पारित किया था, लेकिन वहाँ यह संस्था वर्ष 1983 में जाकर ही अस्तित्व में आई थी। ओके, बात अब हम उत्तर प्रदेश की करें। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया? तो 1975 में सृजित किया गया। और उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त विश्वंभर दयाल थे। और वर्तमान लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के जो हैं संजय मिश्रा हैं। और उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल जो है 8 वर्ष है। 8 वर्ष कार्यकाल है। ओके, यही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की? तो ये महाराष्ट्र ने की। ओके, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है 8 वर्ष। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि वर्तमान में 8 वर्ष है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त की पद धारण अवधि उसके पद धारण करने की तिथि से 6 वर्ष निर्धारित थी, लेकिन वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम संशोधित करके 2012 के द्वारा इसकी पदावधि को 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया। और साथ ही इसके उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक इसके पद पर बने रहने का भी प्रावधान किया गया। जब तक दूसरा कोई बन न जाए तब तक यह पद पर रहेंगे, ऐसा भी प्रावधान किया गया। उत्तर प्रदेश में 2012 में ऐसा प्रावधान किया गया। शुरुआत में 6 वर्ष था, लेकिन बाद में 6 से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया। ओके, और बताइएगा आप लोग कि लोकपाल ये तो उत्तर प्रदेश लोकायुक्त की बात हो गई। तो लोकपाल कितने वर्षों तक बने रह सकते हैं, कितना कार्यकाल उनका है, ये आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, ये कमेंट करिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है कि रखी गई हैं, लक्ष्मीकांत के भी कुछ चीज़ें हैं, अगर आप बीच में ही छोड़ के जाएंगे तो बड़ा पछताएंगे। मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019, मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019, मानवाधिकार वाला एक्ट जो 1993 में आया था उसको 2019 में संशोधित किया गया। क्या संशोधित करके किया गया है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें। क्वेश्चन हमने नहीं रखा है क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा गया था तो वो क्वेश्चन गलत हो गया। अब आज के परिप्रेक्ष्य में जो संशोधित कर दिया गया, तो मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 1993 के अधिनियम में संशोधन कर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक या जो भी पहले हो कर दिया गया है। 3 वर्ष कर दिया गया और 70 वर्ष की आयु, पहले क्या था 5 वर्ष था, 5 वर्ष 70 वर्ष था, ओके 3 वर्ष कर दिया गया। इसके अलावा अब अध्यक्ष एवं सदस्य दोनों ही पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं। अध्यक्ष और सदस्य दोनों फिर से नियुक्त किए जा सकते हैं, नियुक्ति के पात्र हैं, जबकि पहले अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं था, ओके ठीक है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद पर न रह जाने पर भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन के पात्र नहीं होगा, ऐसा 1993 में था। संशोधन से पूर्व मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार अध्यक्ष पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पहले था, अब 3 वर्ष या 70 वर्ष कर दिया गया है, ओके ठीक है। जबकि सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक आयु 70 वर्ष ये था, तो अब 3 वर्ष कर दिया गया है। उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 1993 के अधिनियम में संशोधन कर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहे व्यक्तियों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र बनाया गया है। क्या हम कह रहे हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं कि संशोधन करके उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहे व्यक्तियों को राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र बनाया गया है। पहले क्या था, पहले जो था ऐसा नहीं था, इसलिए पद खाली रह जाता था। तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होते थे पहले, जो बन जाते थे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, वही बनने के पात्र होते थे। लेकिन अब क्या किया गया, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहे व्यक्तियों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र बनाया गया है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहे मतलब चीफ जस्टिस के अलावा जो जस्टिस है, जज है, वो भी लोग बन सकते हैं। अब ऐसा प्रावधान किया गया है, ओके। इसके अलावा आयोग के गैर न्यायिक सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 किया गया है, 2 से बढ़ाकर 3 किया गया, जिसमें कम से कम एक सदस्य का महिला होना अनिवार्य है। क्या किया गया है, गैर न्यायिक सदस्यों सिविल सोसाइटी से की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 किया गया है, जिसमें कम से कम एक सदस्य का महिला होना अनिवार्य है, ओके। आयोग की शक्तियाँ सिफारिशी प्रकृति की है। सिफारिश मतलब कि क्या है, एडवाइजरी है। राज्य मानवाधिकार आयोग 1993 के अध्ययन के तहत संबंधित राज्य सरकार द्वारा गठित किए जाते हैं, ना कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्थापना है, एक क्वेश्चन के अनुसार है। तो याद रखिएगा, 2 पहले थे, अब 3 कर दिया गया है, और जिसमें से एक महिला होना अनिवार्य कर दिया गया। उसके अलावा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीश रहे व्यक्तियों को भी राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा संशोधन किया गया 2019 में 1993 वाले को, ओके। आप कमेंट करिएगा कि मानवाधिकार दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन हैं, ये भी कमेंट करिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है और राज्य मानवाधिकार यानी उत्तर प्रदेश के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखिए स्टेटमेंट यहीं से बन जाते हैं। आयोग उत्तर प्रदेश पीएससी जो है, अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पॉलिटी से रख देता है। स्टेटमेंट वाले अगर 10-20 मान लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन वो पॉलिटी से पूछता है, तो उसमें से आपको 8 से 10 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले होंगे। एक तो कथन वाला होगा और एक कारण कथन कारण वाले होंगे, और 2 तो स्टेटमेंट वाले होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वो रख रहा है, इसलिए उसी हिसाब से अपने आप को बना लीजिए, उसी हिसाब से ढाल लीजिए। समय के साथ जो नहीं बदलता है, समय उसको निगल जाता है ना, ये है, ठीक है। चलिए अब भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य से रिलेटेड यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, और यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपी में ही, यूपी के एलडीए वगैरह में यह क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कितना तगड़ा क्वेश्चन बनाया गया है। 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं, ओके। सही उत्तर का चयन करना, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना संसद, ठीक है, सही बात है।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, ये भी बात सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव तो यही करवाता है। किसी राज्य में स्वतंत्र या निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा ना होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, ऐसा तो ये तो पावर राज्यपाल की स्पेशल पावर है ना, राज्यपाल की स्पेशल पावर है, राज्यपाल की स्पेशल पावर है ना। तो यहाँ पर 3 गलत हो जाता है, और जब 3 गलत हो जाता है तो एलिमिनेशन खेल जाइए। तो यहाँ देखिए ये और ये गलत बचा, यहाँ पर अब 2 ऑप्शन आपने देख लिया, पहला भी सही है, दूसरा सही, तीसरा गलत है। निर्वाचन सूचियाँ तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करने का कार्य निर्वाचन आयोग का है, ये सही है। यानी यहाँ पर आपका सही होता है 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 1 के अनुसार इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों हेतु निर्वाचक नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। ओके, विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित उपबंध करने की शक्ति अनुच्छेद 327 के तहत संसद में निहित है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 सही हैं। इलेक्शन कमीशन की बात कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में प्रावधान है, और पूरे तरीके से आप देखेंगे 324 से 329 आर्टिकल जो है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड हैं। और यहाँ पर लिखा गया है, इलेक्शन कमीशन इज एन ऑल इंडिया बॉडी इन द सेंस दैट इट इज़ कॉमन टू बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इलेक्शन कमीशन जो ऑल इंडिया बॉडी है, अखिल भारतीय संस्था है, जो क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव को करवाती है। लेकिन it must be noted here that the election commission is not concerned with the elections to panchayat and municipalities in the states. For this, the Constitution of India provides for a separate election commission. कह रहे हैं कि पंचायत का और म्यूनसिपाल्टी का जो चुनाव होता है, इलेक्शन कमीशन वो नहीं करवाता है, चुनाव आयोग नहीं करवाता। उसके लिए राज्य सरकार के पास ऐसा प्रावधान है कि वो चुनाव करवाता है, राज्य इलेक्शन कमीशन मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। और यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 यहाँ पर पार्ट कौन सा है, ये आप कमेंट करेंगे कि किस पार्ट में दिया गया है, और खेला होबे यहाँ से हो सकता है। ओके, ठीक है। और इसमें कितने मेंबर होते हैं, अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अब देखिए क्या होता था कि 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक क्या था, इलेक्शन कमीशन सिंगल मेंबर बॉडी था। 89 में 16 अक्टूबर 89 में 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया इसको, कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे केंद्र लेवल पे। ओके, उसके बाद जो है कि फिर आगे 1993 में फिर से सिंगल मेंबर बॉडी बना दी गई थी, है ना, फिर से सिंगल मेंबर बॉडी बना दी गई थी। अगेन इन अक्टूबर 1993 द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर। तो 1989 से द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर टू कोप विद द इंक्रीज वर्क ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑन अकाउंट ऑफ द लोअरिंग द एज ऑफ वोटिंग एज 21 से 18। अब देखिए 21 से 18 जब एज की गई तो थोड़ा सा संख्या भी बढ़ गई थी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 के थ्रू। ओके, बाद में फिर से 3 मेंबर बॉडी बना दी गई और वर्तमान समय में यही है। ओके, और यहाँ पर लिखा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैव इक्वल पावर्स एंड रिसीव इक्वल सैलरी अलाउंसेज एंड अदर प्रॉपर्टीज विच आर सिमिलर टू दोज ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज को जितनी सैलरी मिलती है उतने ही सैलरी वगैरह सब कुछ चीज़ें ये लोग भी पाते हैं। ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर दोनों का सब कुछ समान है। ओके, इक्वल सैलरीज हैं। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये लक्ष्मीकांत से उठाया गया है आपके लिए। और आपसे क्वेश्चन का 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, आपको पता होना चाहिए कि भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन थे, और पहली महिला इलेक्शन कमिश्नर थी वीएस रामादेवी। वर्तमान समय में इलेक्शन कमिश्नर अभी बने हैं, सुशील चंद्रा जी का स्थान लिए हैं राजीव कुमार जी ने स्थान लिया है। आपके लिए क्वेश्चन बनेगा कि राजीव कुमार कौन से नंबर के इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये आप कमेंट करिएगा। राजीव कुमार इसके पहले क्या थे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग के
उपाध्यक्ष थे, दूसरे वाले उपाध्यक्ष थे, लेकिन अब नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। उनका क्या नाम है, उनका क्या नाम है, नए वाले उपाध्यक्ष नीति आयोग के, उनका क्या नाम है, ये आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, ठीक है। वो तीसरे नीति आयोग के उपाध्यक्ष होंगे। नीति आयोग जो 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया, 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया योजना आयोग के स्थान पर, उसके पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया थे। ओके, ठीक है, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का एक किसी एग्जाम पूछा था, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग से, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IAS 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कहना है, पहला स्टेटमेंट, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। अभी हम बता रहे हैं कि पहले सिंगल मेंबर बॉडी था, फिर 2 ठो और इलेक्शन कमिश्नर रख दिए गए, तो 3 मेंबर बॉडी हुआ ना, तो 3 लोग हैं, तो यानी 5 तो हुए नहीं। 5 मेंबर तो फाइनेंस कमीशन में है ना, फाइनेंस कमीशन जो कि 5 मेंबर की बॉडी है। एक होते हैं, एक फाइनेंस कमीशन है तो एक मेन हेड है, चीफ है उसके, और फिर 4 और मेंबर होते हैं। फाइनेंस 5 यानी फाइनेंस कमीशन 5 मेंबर बॉडी। यहाँ तो इलेक्शन कमीशन की बात हो रही तो 3 मेंबर बॉडी, तो पहला गलत हो गया, तो पहला गलत यानी एक गलत होगा। एलिमिनेशन खेलने में यहाँ पर नहीं काम कर। यहाँ पर है कि संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव आयोग का चुनाव कार्यक्रम तय करता है। गृह मंत्रालय तय करेगा तो ये क्या करेंगे, चुनाव आयोग कहाँ बना है ना, इलेक्शन कमीशन तब क्या करेगा। अगर गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव वगैरह करवाएगा तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा। 2 गलत हो गया, 2 भी गलत, 1 भी गलत। आपको पता चला कि 2 भी गलत है, 2 भी गलत, 1 भी गलत। अब आप देखिए 1 भी गलत होगा, एलिमिनेशन अब चल गया। आप तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए ही मत, आप सही करके चले आइए। लेकिन अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़िए। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। ठीक है, तो ये निर्वाचन आयोग ही करता है, इसलिए केवल 3 ही सही है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। भारत के निर्वाचन आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ओके, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधायिका के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है, इलेक्शन कमीशन में निहित है। इस प्रकार आम चुनाव और उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम निर्वाचन आयोग तय करता है, न कि गृह मंत्रालय। ओके, निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968, याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवाद भी निपटाता है। कौन निपटाता है, निर्वाचन आयोग। किस एक्ट के थ्रू, आदेश ये 1968 के थ्रू ही निपटारा करता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितना लेक्चर हो रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि जो भी क्वेश्चन वाले लेक्चर हो रहे हैं, ज़्यादातर हम यूपीएससी के क्वेश्चन रख रहे हैं और ज़्यादातर वो क्वेश्चन रखते हैं जिसमें कई स्टेटमेंट हो, ताकि एक क्वेश्चन से आपका कई चीज़ें क्लियर हो। इस प्रकार के कई लेक्चर हो गए हैं। अब अगर आपने पूरे तरीके से लेक्चर देखा है, जो भी लेक्चर, तो गारंटी है कि जितना भी क्वेश्चन यूपीपीएससी पूछेगा आप कर ले जाओगे। आप इतना मतलब इस लायक हो चुके होंगे, ठीक कि आप सही कर पाएंगे। ओके, तो देखते रहिए लेक्चर को, जो भी मिल रहे हैं देखते रहिए। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988 के थ्रू जब 21 वर्ष से वोट देने की उम्र कर दी गई 18 वर्ष, तो 88 में की गई थी, लेकिन आम चुनाव हुए थे 89 में, 89 में हुए थे। 61st संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के चुनाव में किया गया। तो 9वीं लोकसभा के चुनाव में किया गया, तो वर्तमान समय में लोकसभा का चुनाव जो 2024 में होगा वह किस नंबर का होगा चुनाव। ओके, उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव जो हुआ है वह किस नंबर का चुनाव था। ओके, और उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वह व्यक्ति रूप में कौन से नंबर के हैं और कार्यकाल रूप में कौन से नंबर के हैं। व्यक्ति रूप में कौन से नंबर के हैं और कार्यकाल रूप में कौन से नंबर के हैं। 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए, आपको कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988, यह क्वेश्चन ही यहाँ पर गलत है। 1988 हो सकता है, मिसप्रिंट हुआ हो घटना चक्र वगैरह में, यही हो सकता है, या फिर कुछ और भी होगा। तो 1989 में केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र कितना 21 से 18 वर्ष की गई 61वें संविधान संशोधन 1988 के थ्रू। ओके, ठीक है।
संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई? वयस्क मताधिकार, एडल्ट सफरेज की बात की गई है। एडल्ट सफरेज की बात की गई है अनुच्छेद 326 में। अनुच्छेद 326 में एडल्ट सफरेज की बात की गई है। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 326 में अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार संबंधी प्रावधान किया गया। इसमें कहा गया है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को जो समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त नियम की जाए कम से कम 18 वर्ष की आयु का हो। 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा ऐसा किया गया। 28 मार्च 1989 से यह आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। ओके, और इस संविधान या समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवार्य वगैरह वगैरह वगैरह। तो यानी कि यही चीज़ें लिखी गई। 326 में लिखा गया कि वयस्क एडल्ट सफरेज, 18 की उम्र हो गई तो आप वयस्क हो गए, एडल्ट हो चुके हैं और आप वोट देने के हकदारी हो चुके हैं। और आप लोग तो 1-2 बार वोट दे चुके होंगे, है ना। ठीक है। परिसीमन आयोग, अब इस क्वेश्चन को रखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आजकल बड़ा न्यूज़ में परिसीमन आयोग चल रहा है और अभी करंट में आया हुआ है मैटर, तो इसको देखना बहुत ज़रूरी हो गया है। समय की मांग है, नीड ऑफ द आवर। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं, डेलिमिटेशन कमीशन। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बहुत ध्यान से, परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, बात सही है। नंबर 2, परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों को कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा, परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। IAS 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। परिसीमन अधिनियम डेलिमिटेशन कमीशन के अंतर्गत परिसीमन आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसका मुख्य कार्य विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना होता है। यह आयोग एक शक्तिशाली संस्था है जिसके आदेशों को किसी कानूनी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके आदेश लोकसभा एवं संबंधित राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखे जाते हैं, किंतु इन्हें आयोग के आदेशों में सुधार की अनुमति नहीं दी जाती है। बस चर्चा कर सकते हैं, हाँ ऐसा ऐसा है, और फिर इन्फॉर्म कर देते हैं, हाँ ठीक है भैया चलो। अब तक भारत में 5 बार 52, 62, 72, 2002 4 ये, और 2020 में थोड़ा न्यूज़ में चल रहा 52 है, 62 है, 72 है, 2002 यहाँ पर गलत है। ठीक है, परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। तो अब देखिए, जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट जारी हुई है। क्या जारी हुई है? रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार विधानसभा की 7 सीटें बढ़ाई जानी हैं। इससे विधानसभा सदस्यों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो जाएगी। विधानसभा की सीटें 7 बढ़ाई जानी, 83 से अब 90 हो जाएंगी। जम्मू संभाग में 6 और कश्मीर संभाग में 1 विधानसभा सीट को बढ़ाया गया है। यानी जम्मू संभाग, जम्मू कश्मीर पूरे में जम्मू संभाग में 6 और कश्मीर संभाग में 1, और 83 से 7 बढ़ाई गई तो टोटल सीटें अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में 90 हो जाएंगी। आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेश इसके पहले ऐसे थे जहाँ पर विधानसभा है, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, अब ये तीसरी विधानसभा हो जाएगी केंद्र शासित प्रदेश में। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू संभाग में 43 और कश्मीर घाटी में 47 विधानसभा सीटें होंगी। जम्मू में 43, कश्मीर घाटी में 43 विधानसभा सीटें होंगी, टोटल 90 होंगी। ओके, और इसमें कुछ और चीज़ें कही गई हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले 83 सीटें थीं, 83 सीटें थीं, उसको छोड़िए। यहाँ देखिए, पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए जम्मू कश्मीर में 9 विधानसभा सीटें, 6 जम्मू और 3 कश्मीर में। पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के लिए जम्मू कश्मीर में 9 विधानसभा सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया, जबकि अनुसूचित जाति के लिए पहले की तरह ही 7 विधानसभा सीटें आरक्षित रखी गई हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 9 और जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 7 विधानसभा सीटें आरक्षित रखी गई हैं।
और दोनों में 2.5 लोकसभा सीटें, कुल मिला के 5 लोकसभा सीटें होंगी। ओके, ये कुछ चीज़ें निष्कर्ष निकल कर आया है परिसीमन आयोग वाला। और विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया परिसीमन कहलाती है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद प्रदेश में एक बार फिर परिसीमन के लिए आयोग बनाया गया है। इस बार सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रसाद देसाई इस आयोग के अध्यक्ष हैं। ये भी याद रखिएगा, रंजना प्रसाद देसाई इस आयोग के अध्यक्ष हैं। और जम्मू कश्मीर में परिसीमन इसके पहले 1995 में हुआ था। ओके, तो आपने डेलिमिटेशन कमीशन के बारे में चीज़ें देख ली। 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 84वें संविधान संशोधन और एक और संविधान संशोधन हुआ था, जिसके थ्रू इसके पहले 52, 62, 72, 2002 में परिसीमन डेलिमिटेशन किया गया था, सीटों का बंटवारा किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा लक्ष्मीकांत में जाइएगा, पलटिएगा पेज, उसको देखिएगा और अभी थोड़ी देर में लेक्चर देखते ही उसको क्लियर कर लीजिए। ओके, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है। कथन है और कारण है, यूपीपीसीएस 15 में पूछा। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। बात सही है, उच्चतम विधायी संस्था है और किसी विभाग में संशोधन कर सकती है। कारण कह रहा है कि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम संस्था है। सही बात है, उच्चतम संस्था, और यही कारण है कि यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है। यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा आ जाती है कि केशवानंद भारती के 1973 में कहा गया कि संशोधन तो कर सकती है, लेकिन इस प्रकार का संशोधन नहीं होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आघात पहुँचे। मतलब कि जो मूल ढांचा है, उसकी जो जड़ है, जैसे कि आपके घर की नींव है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। उसको तोड़ेंगे तो पूरा घर गिर जाएगा, है ना। तो मूल ढांचा जो उसको नहीं तोड़ा जा सकता। केशवानंद भारतीवाद 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रखे गए हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया था। एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया और इसको 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया और कहा गया कि ये डिफेक्शन नहीं अप्लाई होगा जब पार्टी टूट जाएगी, स्प्लिट हो जाए, पार्टी टूट जाए, तब यह अप्लाई नहीं होगा। और इसको किस अनुसूची, किस शेड्यूल में रखा गया है, तो संभवतः 10वां ही होगा। 10वां शेड्यूल है ना, ये देखिएगा आप लोग, 10वां ही है, तो उसमें रखा गया है। और इसमें कुछ प्रावधान क्या है कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा, कैसे डिस्क्वालीफाई करेंगे किसी मेंबर को, उसके कुछ यहाँ पर पॉइंट हैं कि डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एक मेंबर अगर इफ़ ही वॉलंटरीली गिव अप हिज मेंबरशिप ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टी, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार गिव अप कर देता कि अब हम नहीं इस पॉलिटिकल पार्टी में रहेंगे, तो वो क्या डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ओके, दूसरा, अगर इफ़ ही वोट्स आर अब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग इन ईच हाउस या सच हाउस कंट्रेरी टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टी विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन। व्हिप जारी करती है पॉलिटिकल पार्टियाँ, व्हिप जारी करती हैं। व्हिप मतलब सचेतक कहते हैं, सचेत करती हैं कि वोट देना है ना। अगर उसके विरोध में कोई जाता है, उसको विरोध में जाकर किसी और को वोटिंग करता है, तब भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पर और चीज़ें हैं कि इंडिपेंडेंट मेंबर, कहते हैं कि इंडिपेंडेंट मेंबर निर्दलीय हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव, किसी पार्टी से नहीं मिला, तो अगर इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ अ हाउस becomes disqualified to remain a member of the house if he joins any political party after such election। इलेक्शन के बाद अगर कोई मेंबर निर्दलीय जो है कि कोई पार्टी ज्वाइन करता है, सपोर्ट करना अलग बात है, ज्वाइन करता है तो वो भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। निर्दलीय मेंबर, निर्दलीय प्रत्याशी, निर्दलीय चुन के जो पहुंचते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर की अगर हम बात करें, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर के पास थोड़ा सा है, नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा और राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ अ हाउस बिकम डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ हाउस इफ ही जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। यानी कि 6 महीने का उनके पास ऑप्शन है, जब वो
जब उनको नॉमिनेट कर दिया गया तो उनके पास 6 महीने का समय है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद अगर वो ज्वाइन करेंगे तो वो डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ओके, यानी इंडिपेंडेंट मेंबर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है चुनने के बाद तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो डिस्क्वालीफाई होगा। और अगर कोई मेंबर वोट देता है पॉलिटिकल पार्टी के विरोध में जाकर, जिस पार्टी से वह चुन के आया है, बिना पार्टी को इन्फॉर्म भी करे, अगर पार्टी के द्वारा इस प्रकार का कुछ नहीं कहा गया तो भी वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छापूर्वक अगर कोई पार्टी गिव अप करता है तब भी वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यह 52वां संविधान संशोधन 1985 के थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ में ऐसा प्रावधान है। और 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में ऐसा कहा गया कि अगर पार्टी टूटती है तो डिस्क्वालीफाई नहीं माने जाएंगे अगर ज़्यादा मेंबर 2/3। एक्सेप्शन कुछ हैं कि अगर पार्टी मर्ज करती है तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। मर्ज करती है, इफ़ ए मेंबर बीइंग इलेक्टेड प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर बन जाते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, लेकिन कार्यकाल जब है तब। लेकिन इस पद की गरिमा के लिए ऐसा किया गया, अगर मान लीजिए वह प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं रहे फिर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो वो भी डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। और बात करते हैं डिसाइड कौन करेगा। डिसाइडिंग अथॉरिटी की बात है कि कौन डिसाइड करेगा कि हाँ ये डिस्क्वालीफाई हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ डिफेक्शन इज टू बी डिसाइडेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। Originally, the act provided that the decision of presiding officer is final and cannot be questioned in any court. मतलब कि अगर लोकसभा का मेंबर है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी स्पीकर डिसाइड कर लेंगे कि हाँ यह डिस्क्वालीफाई है, और अगर राज्यसभा का है तो वहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड कर लेंगे डिस्क्वालीफाई है। इस प्रकार के प्रावधान को कोर्ट में इस पर चुनौती दी गई कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा जब यही डिसाइड कर लेंगे। तो किहोतो होलोहान केस याद रखिएगा 1997 में ये केस आया था। किहोतो होलोहान केस 1993 में द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दिस प्रोविजन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द ग्राउंड दैट इट सीक्स टू टेक अवे द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। ओके, यानी कि अब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है किस पे, डिस्क्वालिफिकेशन पर। याद रखिएगा किहोतो होलोहान केस 1993। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। संविधान का अगर संघीय प्रावधान हो उसमें। ओके, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार की बात हो। ओके, आधे से राज्यों के विधानमंडल मतलब जिसमें उनका भी एक तरह से इंटरेस्ट हो। ओके, तीसरा बात है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, उसमें भी नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन करने का प्रावधान तो आर्टिकल आपने 2, 3 और 4 आपने देखा होगा। आर्टिकल 2 में क्या है कि संसद जो है, भारत सरकार जो है, इस्टेब्लिश कर सकती है, एडमिट कर सकती है नए राज्य को जो भारत के पहले से भाग रहे ही नहीं हो, यानी दूसरे देशों के भाग को अधिग्रहित करके भारत के संविधान में भारत का एक अभिन्न अंग बना सकती है। आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 में कहा गया है कि संसद जो है किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, नाम परिवर्तित कर सकती है, ऐसा 3 में है। और 4 में कहा गया है कि इस प्रकार की कोई अगर चीज़ें होंगी तो वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये चीज़ है। तो यहाँ पर कहाँ राज्यों की बात हो रही, यानी 4 जो यहाँ पर दिया गया है 4 गलत है, तो 4 गलत एलिमिनेशन खेल जाइए। पहले 4वां ही पढ़ लेते तो हम लोग 1, 2, 3 नहीं पढ़ते, लेकिन ये याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भारत के संविधान में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनर्स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। जब संशोधन लोकसभा में ही लाया जा सकता है, पुनर्स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है, तो राज्यसभा का क्या काम है? राज्यसभा का कोई मतलब नहीं है क्या? तो ये गलत हो गया। यहाँ पर राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना आवश्यक है। अभी बता रहे हैं कि सभी राज्यों के द्वारा नहीं, कम से कम आधे राज्यों के द्वारा समर्थन मिलना चाहिए। तो सभी राज्य नहीं, कम से कम आधा, यानी पहला और दूसरा भी गलत है यहाँ पर ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है।
संविधान संशोधन संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है भाई, क्या देखते हैं, ये देखिए इतना स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दे दिए हैं। तो ऐसे तो देख के कुछ लोग यूपी पीसीएस वगैरह में देख के क्वेश्चन को ही डर जाते हैं, हमारे बस की बात नहीं है भैया, हमसे नहीं होगा, और है आसान। क्या है स्टेटमेंट कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है। 2 विधियों का उल्लेख है, कौन कौन सी 2 विधियां हैं देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है, गलत। संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है, ये भी गलत, ये भी गलत। सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल पर, ऑर्डिनरी बिल यानी साधारण विधेयक पर बैठक की जा सकती है, दोनों सदनों की संविधान के अनुच्छेद 108 बैठेंगे साथ। तो ज्वाइंट सिटिंग आप बोथ मतलब लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग जो होती है वो किस देश से ली गई है, कमेंट करिएगा। तो वो सिर्फ साधारण विधेयक पर की जा सकती है, संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं। तो 2 और 3 गलत हैं। आपको 2 पता चला कि 2 गलत है, आपको पता चला 2 और 3 गलत हैं, आपको पता चला कि 3 गलत है, आपने एलिमिनेशन खेल लिया, 1 और 4 सही। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति निषेधाधिकार क्या है भाई? संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की 2 विधियां दी गई। पहला, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा। और दूसरा, इस प्रकार पारित संशोधन विधेयक कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा, है ना। ये चीज़ें हैं। एक तो साधारण बहुमत होता है, ये किए वाले हैं, ओके। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में भी। दोनों सदनों के विवाद की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान संशोधन विधेयक में नहीं है। साथ ही संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देनी होगी, उसे विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, उसको अनुमति देनी ही पड़ती है राष्ट्रपति को, ओके, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 और 4 सही हैं, बाकी दोनों गलत हैं। अमेंडमेंट से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं। देखिए क्या लिखा गया है कि procedure for the amendment of the Constitution as laid down in Article 330 as follows. The amendment of Constitution can be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either House of Parliament and not in state legislature. किसी भी लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है, लेकिन राज्य विधान परिषद वगैरह राज्य की विधानसभा में नहीं लाया जा सकता। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय ए मिनिस्टर और बाय ए प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल जो है प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है, और प्राइवेट मेंबर कौन होता है? जो मिनिस्टर नहीं हो, ठीक है। प्राइवेट मेंबर ये नहीं कि आप गए एक तो बिल दे के चले आए, आप नहीं जा सकते वहाँ पे। प्राइवेट मेंबर वो हैं जो मंत्री नहीं हैं, ओके, ठीक है। और मिनिस्टर तो ला ही सकता है। दूसरी चीज़, द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी दैट इज़ मेजॉरिटी मोर देन 50%। मेजॉरिटी का मतलब ही होता है कि मोर देन 50%। स्पेशल मेजॉरिटी तभी होगी ना जब 50% से ज़्यादा हो। ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड ए मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली in case of disagreement between the two houses. There is no provision for holding a joint sitting of the two houses for the purpose of deliberation of the and the passage of the bill. यानी संविधान संशोधन के केस में कोई भी प्रावधान नहीं है कि जॉइंट सिटिंग बुलाई जाए। संविधान संशोधन के केस में अगर बिल जो है कि फेडरल प्रोविज़न को अगर इफेक्ट कर रही है, अमेंड कर रही है, तो हाफ ऑफ द स्टेट, कम से कम आधे राज्यों का चाहिए, वो मतलब उनकी अनुमति चाहिए, और सिंपल मेजॉरिटी में उनके चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग, ओके। सिंपल मेजॉरिटी क्या है? जितने लोग प्रेजेंट है उसको वोट कर दें। सिंपल मेजॉरिटी जितने लोग प्रेजेंट है उसका 50% प्रेजेंट एंड वोट। ये नहीं कि टोटल मेंबरशिप का 2/3। आफ्टर ड्यूली पास्ड बाय द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर वेयर नेसेसरी, द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर एसेंट। प्रेसिडेंट के पास पहुंचती है एसेंट के लिए, उनकी सहमति के लिए। The President must give his assent to the bill. He can neither withhold his assent to the bill nor return the bill for reconsideration of the Parliament. रिटर्न नहीं कर सकते, ना ही विथहोल्ड कर सकते हैं संविधान संशोधन के केस में प्रेसिडेंट। ना तो रिटर्न कर सकते हैं और ना ही रिकंसीडर के लिए कह सकते हैं, ओके, ना ही विथहोल्ड कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो तुरंत उनको देना पड़ेगा, ओके। चलिए यहाँ पर कुछ मेजॉरिटी चीज़ें हैं, इसको देख लीजिएगा, लक्ष्मीकांत उठाकर देख लीजिएगा, हमने रखा था। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और हैं। निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? पता ही होगा आपको। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किस देश से लिया गया है? भारत में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं?
ये भी कमेंट कर दीजिएगा, नॉर्मल है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर यह रखा गया था, इनकी सिफारिश थी। भाग 4 का में रखा गया है। आप बताइएगा क्या मूल कर्तव्य से रिलेटेड कोई और कमेटी भारत में बनी थी? मूल कर्तव्यों से रिलेटेड क्या और कोई कमेटी बनी थी स्वर्ण सिंह कमेटी के अलावा? बनी थी अगर तो उसको कमेंट करिएगा। ओके, ठीक है। आरंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, किंतु 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से इनकी संख्या 11 है। इन्हें मूलतः सोवियत संघ से संविधान में लिया गया है। अब आप देख ही लिए, पूछे थे जो क्वेश्चन, लेकिन दूसरा वाला क्वेश्चन दीजिएगा। सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से लिया गया, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आकार, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या, लोकसभा में है तो लोकसभा, तथा उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की, किसी राज्य की विधानसभा कुल संख्या से 15% अधिक नहीं होना चाहिए? किस संविधान संशोधन में ऐसा कहा गया? तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में ऐसा प्रावधान किया गया कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 तथा 164 में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा अथवा विधानसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि राज्यों में 12 से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम 12 मेंबर तो होने चाहिए राज्यों में, ये भी याद रखिएगा, कम से कम 12 मेंबर तो होने चाहिए राज्यों में। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164, 91वां संशोधन अधिनियम 2003, ठीक है। प्रधानमंत्री एवं राज्यों में मुख्यमंत्री सहित, प्रधानमंत्री सहित काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, प्रधानमंत्री सहित बात है कि कुल संख्या का, और विधानसभा की बात होगी तो वहाँ की 15% का, और राज्यों में 12 से कम नहीं होनी चाहिए, मेंबर 12 से कम नहीं होनी चाहिए, निर्धारित की गई। इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में भी संशोधन किए गए हैं, 10वीं अनुसूची में भी संशोधन किए गए हैं तथा 10वीं अनुसूची के तहत निर्धारित सदन के किसी सदस्य को मंत्री पद के लिए भी निर्धारित किया गया है। संविधान के संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दी गई है, तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक आध क्वेश्चन यहाँ से गिरेंगे, है ना। तो ये आज का लेक्चर जो संविधान वाला ख़त्म होता है। देखिए लेक्चर पूरा देखा करिए, लेक्चर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सर्च करके आंसर किया करिए। बहुत पीक टाइम चल रहा है, इस समय आप नहीं करेंगे तब समस्या हो जाएगी। इस समय पढ़ाई करिए, रिवीजन करते रहिए बेहतर तरीके से, और रिवीजन के बाद ही ये सब क्वेश्चन देखेंगे तो आपका माइंड और ब्रॉड होगा, सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी कि अच्छा यहाँ से भी पूछा जा रहा है, अच्छा यहाँ से भी पूछा जा रहा है, तो सोचने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, ठीक है। और सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।